कल हमने डिस्कस किया था कि तुम जब एसएसबी में पहले दिन रिपोर्ट करते हो तो व्हाट इज द प्रोसीजर। उस दिन होता है तुम्हारा ओआईआर, फिर उसके बाद तुम्हारी पीपीडीटी, एंड उसके बाद जो प्रोसीजर है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने स्टोरी राइटिंग में डिस्कस किया था, नरेशन के जो बेसिक्स है वो डिस्कस किया था, जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड पॉइंट्स भी हमने कंसिडर किए थे। ठीक है, आज हम फोकस करने वाले हैं उन पॉइंट्स पे जो कि तुम्हारा पीपीडीटी के आगे होता है। ठीक है, व्हेन यू गेट स्क्रीन इन, सपोज यू क्लियर्ड द पीपीडीटी एंड यू गॉट गुड रेटिंग इन ओआईआर एंड एसएसबी एंड यू आर स्क्रीन इन नाउ। ठीक है, एएफएसबी की बात करते हैं पहले। एएफएसबी में क्या होता है कि पहले दिन ही तुम्हारा स्क्रीनिंग होगा और दोपहर तक यानी 12 1 बजे तक तुम्हारा रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि एएफएसबी के रिपीटर होंगे तो उनको पता होगा, या जो एएफएसबी में स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट हुए होंगे, उसी दिन तुम्हारा होगा फिर तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो टीएटी है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, सबसे मेन चीज तो ये है यार कि तुम जब स्क्रीन इन हो जाते हो तो तुम्हें आके नॉर्मली एसएसबी में क्या होता है, जो सीएचएम होता है वो ब्रीफ करता है कि ठीक है अगले दिन आपका ये होगा, आपको 6 बजे रिपोर्ट करना है, अभी जाके आप डिनर कर सकते हो। तो नॉर्मली इन आर्मी एंड नेवल बोर्ड्स द थिंग्स आर वेरी इजी व्हेन यू गेट स्क्रीन इन। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होगा, 1 2 घंटे चलता है, उसके बाद चीजें काफी सॉर्टेड हो जाती हैं। बट एएफएसबी में तुम्हें ऐसे ही सुन के लग रहा होगा कि यार उसी दिन तुम सुबह 4 बजे उठे हो, तुमने रिपोर्ट किया है, तुमने स्क्रीनिंग के लिए जीडी दिया, ओआईआर दिया, XYZ नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर, एंड उसके बाद फिर तुम मतलब कैसे उसी दिन तुम 12 स्टोरीज लिखते हो, 60 वर्ड्स का सेंटेंसेस बनाते हो, पूरा अपना एसआरटी टेस्ट देते हो, फिर एसडी, मतलब जो पूरा सेट ऑफ जो तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट है वो तुम उसी दिन अटेम्प्ट करते हो बिफोर इवनिंग। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मेरे दोस्त बताते हैं कि मतलब उनका जो सेकंड डे होता है वो पूरा ब्लैंक रहता है। बट इससे ये पता चलता है कि अगर तुम एएफएसबी के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो साइकोलॉजी है वो एक मतलब उसका बेंचमार्क काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और जैसे तुम सबको पता है यार कि साइकोलॉजी में जो सबसे मेजर पोर्शन कैरी आउट करता है वो होता है तुम्हारे टीएटी, क्योंकि इसमें तुम्हें 11 पिक्चर्स में स्टोरी लिखनी है, एक ब्लैंक स्टोरी लिखनी है। तुम्हारी अचीवमेंट, फीलिंग्स, इमोशंस, तुम्हारे जो भी ओएलक्यूज है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारे मतलब एटिकेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी के, वो इसी में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो देर इज नो इफ एंड बट दैट यू डोंट हैव टू डू वेल इन साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग फॉर एएफएसबी, उसकी प्रैक्टिस तो अच्छी होनी चाहिए। एसएसबी में भी ऐसा नहीं है कि अगर तुम कुछ ऊपर नीचे करोगे तो, बट एट द एंड ऑफ द सेशन मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू या फिर ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका परफॉर्मेंस सो था साइकोलॉजी में, बट फिर भी वो रिकमेंड हुए पर्टिकुलरली आर्मी बोर्ड से। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं कि जब तुम स्क्रीनिंग हो गए और अगले दिन तुमने सुबह में रिपोर्ट किया कि तुम्हारा जब साइकोलॉजी टेस्ट होने वाला है, तो द फर्स्ट टेस्ट इज टीएटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है, सेम फॉर्मेट इज आउट देयर जैसे पीपीटीटी में है। 30 सेकंड्स के लिए तुम्हें पिक्चर दिखाई जाएगी। ठीक है, 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, 4 मिनट में स्टोरी लिखना है। ये सेम चीज 11 बार फॉलो आउट होती है। जब 12वें स्लाइड में आते हो तो 30 सेकंड्स के लिए ब्लैंक स्लाइड एंड देन यू कीप राइटिंग द स्टोरी। ठीक है, ऐसे करते करते तुम्हें 12 स्टोरीज लिखनी होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो तुम्हें ऐसे ही सुन के लग रहा होगा कि अगर इतनी चीजें लिखनी है और हर पेज पे 2 स्टोरी होती है, ठीक है, तो 6 पेजेस अगर भरने हैं, और वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले से कुछ याद है या कोई ऐसे रैंडम तुम सेंटेंसेस बना के बस सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हो। यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस इन अटेम्प्टिंग दोस सिचुएशंस। ठीक है, तो अभी तो ये पता चल रहा है कि प्रैक्टिस जो है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। द सेकंड थिंग इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हारा जो स्पॉन्टेनियस नेचर है, जिसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, वो काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस नेचर से ये पता चलता है कि कभी भी तुम्हें कोई सिचुएशन दिया गया तो उसमें बिना इफ्स एंड बट्स करते हुए तुम उसका मतलब इंस्टेंट आउटपुट लाके दो। ठीक है, और इंस्टेंट आउटपुट शुड बी वेरी मच रेशनल एंड इट शुड बी प्रिसाइज एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कहानी बना दोगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, बस तुम उस चीज का कोटा पूरा नहीं कर रहे हो। यू आर एग्जीक्यूटिंग अ सिचुएशन इन अ प्रॉपर वे विच हैज बीन हैंडल आउट टू यू इन अ फॉर्म ऑफ टीएटी। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पैटर्न है, वो हमने कल बेसिक फॉर्मेट में डिस्कस किया है। बट हम आज उसको थोड़ा सा और समझते हैं इन टर्म्स ऑफ की डिफरेंस क्या होता है टीएटी और पीपीटीटी में। राइट, तो यार देखो, जब हम एक पीपीटीटी की पिक्चर देखते हैं और एक टीएटी की पिक्चर देखते हैं तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस, जो एसएसबी का है, जो मेरे दोस्तों का है, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से, तो जो मुझे डिफरेंस दिखता है बस एक ही है। पीपीटीटी में पिक्चर जो है मतलब मैक्सिमम एंड पे अगर 90% पिक्चर्स की बात करूँ तो वो ब्लर होती है। ब्लर इन द सेंस की उनमें तुम्हें कैरेक्टर्स उतने क्लियरली नहीं दिखेंगे, कैरेक्टर्स दिखेंगे तो उनके इमोशंस उतने क्लियरली नहीं दिखेंगे। कैरेक्टर्स और इमोशंस अगर दिख भी गया तो बैकग्राउंड क्या है उतना क्लियर नहीं दिखेगा। कभी कभी बैकग्राउंड दिखेगा बट वहां क्या हो रहा है ये नहीं पता चलेगा। तो यू हैव अ वेरी कह सकते हैं कि हेजी बैकग्राउंड आउट देयर।
हेजी सिचुएशन इज देयर कि तुम्हें खुद से इमेजिन करना है, बट तुम जब टीएटी देखते हो ना, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अराउंड 90% ऑफ द केसेस, पिक्चर्स आर वेरी क्लियर। यू कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स, यू कैन आइडेंटिफाई देयर इमोशंस, यू कैन क्लियरली ऑल्सो आइडेंटिफाई द बैकग्राउंड्स, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, तुम जब एसएसबी क्रैक की जो बुक्स आती हैं या किसी भी बुक को देखोगे ना, तो तुम्हें टीएटी की पिक्चर्स काफी क्लियर दिखाई देती हैं। या कभी भी कोई साइकोलॉजी प्रैक्टिस वर्कबुक देखा, इससे ये पता लगता है ना कि तुम जो चीजें देख रहे हो, मतलब उस बैकग्राउंड में या टीएटी में, तो उसमें ऐसा है कि तुम्हें 12 स्टोरीज लिखनी है। वो क्लियर इसलिए है क्योंकि वहां पे एक एक सिचुएशन दी जा रही है। अगर मान लो कोई बच्चा उदास है, सपोज अ पिक्चर में, तो उसमें कोई अगर सिर नीचे करके बैठा हुआ है, जैसे ग्रुप में भी एक पिक्चर शेयर की गई थी कुछ दिनों पहले, एंड ऐसे पिक्चर्स आते रहते हैं तो बहुत लोगों ने देखा होगा। ऑब्वियसली तुम सोचोगे ही इज क्वाइट टेंस अबाउट द सिचुएशन कि उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं। नहीं, तुम्हें वहां पे एक पॉजिटिव अप्रोच ये लेना है कि obvious सी बात है यार, तुम खुद पे सोचो ना कि अगर तुम कोई चीज याद करने की ट्राई करते हो तो सिर नीचे करके सोचने लगते हो, कुछ देर मुंडी ऊपर करके सोचते हो, फिर थोड़ा सा नहीं होता कि यू ट्राई टू गो आउट इन अ वेरी लोनली स्टेट की, थोड़ा अकेले बैठ के सोचता हूँ। वैसे सिचुएशंस भी होते हैं, यही होता है पॉजिटिव अप्रोच। सबके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तुम एनडीए के एग्जाम के पहले ही देख लो, जिन लोगों ने क्लियर किया है, तो तुम सोचते हो भाई थोड़ा अकेले बैठ के सोचता हूँ, एक बार रिकॉल करने की ट्राई करता हूँ घर से निकलने से पहले सारी चीजें जो होती हैं। तो ये अप्रोच रखना है कि अगर पिक्चर में कोई उदास दिख रहा है, कोई सिर नीचे करके बैठा है, तो ऐसे उसको पॉजिटिवली अप्रोच करना है, ठीक है। पीपीटीडी में नॉर्मली क्या होगा कि तुम्हें एक लड़का दिखेगा, वो बैठा हुआ दिख सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सिचुएशंस क्या, नहीं दिखेगा, तो अब तुम उसमें एन नंबर ऑफ सिचुएशन सपोज करते हो। इसीलिए उसमें जीडी होती है, फिश मार्केट क्रिएट होता है, बहुत से, जैसे अगर 10-15 लोग हैं ग्रुप में, तो 3-4 के थीम्स मिलेंगे, है ना। एक मतलब सेट ऑफ थीम्स बन जाती है, 4-5 थीम्स होंगी, 3-3 लोगों की थीम्स मिलती हैं, कुछ की और मिलेंगी। जैसे तुमने सेट्स पढ़ा होगा ना, तो कुछ सेट एकदम वो होता है, फिर सबसेट होता है, तो कुछ थीम एक दूसरे की सबसेट हो सकती है। तो उस टाइप से चीजें जाती हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में चीजों को लेके चलना है कि टीएटी में पिक्चर्स आर मोर ऑन द क्लियरर साइड। तुम्हें इमोशंस दिखेंगे, तुम्हें बैकग्राउंड दिखेंगे, तुम्हें कैरेक्टर्स दिखेंगे, ठीक है। आते हैं यार कि जो तुम स्टोरी लिखोगे, तो तुम 12 स्टोरी कैसे लिखोगे, ये कोई एक दिन में तो होने वाला नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जो तुम, मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं भी स्टार्ट कर रहा था जब अपनी प्रिपरेशन, तो नहीं हो पाता था यार। एक स्टोरी लिखने में ही कम से कम 5-6 मिनट लगते थे। पीपीटीटी की बात कर रहा हूँ, 12 स्टोरीज तो लगता था कि कैसे लोग लिखते होंगे। दिस इज द रीजन वाई एसएसबी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू, है ना। तुम्हें स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड में 12 स्टोरीज एक के बाद एक लिखनी है, फिर तुम्हें डब्ल्यूएटी टेस्ट भी देना है, ठीक है। हाँ, दैट्स इट, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन वन डे, गुड। हाँ, तो यही चीजें हैं, यही अप्रोच तुम्हें अपने माइंडसेट में रखना है कि मतलब प्रैक्टिस तो डेली होनी चाहिए। प्रैक्टिस का तुम अपना एक शेड्यूल बनाओ कि अगर तुम आज सेशन के बाद जाते हो ना, तो अभी तुम 3 पिक्चर्स उठाओगे, कोई भी थीम हो, उसका तुम एक थीम सपोज करोगे, ठीक है। बेसिक अप्रोच क्या होगा, जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं लाइफ में, अगर तुम दीवार पे भी टंगा टंगा हुआ कोई पिक्चर देख रहे हो, सपोज कि मेरे यहाँ कोई पिक्चर टंगी हुई है, उसपे मतलब ऐसे 4-5 घोड़े हैं और पीछे में सूरज है और एक बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, फील्ड का। तो वहां पे मैं क्या सपोज कर रहा हूँ कि कुछ हॉर्स राइडिंग का थीम हो सकता है, कोई स्टेबल हो सकता है, या मिलिट्री का कोई हॉर्स राइडिंग एक्टिविटी हो, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, और इस पिक्चर को इमेजिन करके अगर मुझे आगे की चीजें लेनी है या पीछे का बैकग्राउंड को सोचना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक थीम सपोज करूंगा, ठीक है। किसी भी पिक्चर को जब तुम देखते हो ना, तो उसकी एक थीम होती है। यही चीज जो थीम में बोल रहा हूँ, यही थीम एक्शन है तुम्हारी स्टोरी का, जो तुम पीपीटीटी में लिखते हो। तुम कोई भी पिक्चर देखो, डजेंट मैटर ग्रुप में आ रही है या तुमने गूगल पे सर्च मारा पीपीटीटी पिक्चर्स या टीईटी पिक्चर्स, या तुम्हारे पास कोई वर्कबुक है, तुम उसमें क्या अप्रोच रखोगे कि तुम्हें उसमें यही देखना है कि इसमें थीम क्या हो सकती है, ठीक है। कोई बात, और ये एटीट्यूड रखना है कि थीम जो तुम सपोज कर रहे हो, उसका जो आउटकम हो, यानी कि जब स्टोरी एंड हो रही हो, तो उसका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहे। समझ में आ रहा है। तुम्हारी स्टोरी भले ही एक नहीं, सपोज कि कोई उदास है, कोई टेंशन में आ गया पिक्चर में, तुम्हें इस तरीके से स्टार्ट नहीं करनी स्टोरी की, समवन इज टेंस। क्रिएट अ सम टाइप सिचुएशन कि अगर कोई लड़का है, वो अपने एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत सोच रहा है, उसकी स्टेज पे कोई एलिक्यूशन परफॉर्मेंस है, तो ही इज क्वाइट प्रिपेयरिंग ऑल दोस थिंग्स एंड ट्राइंग टू रिकॉल ऑल दोस पॉइंट्स। फिर वो स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करता है एंड ही अर्न्स मतलब गुड ऑडियंस रिटेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा वे होना चाहिए ना, वो काफी पॉजिटिव होना चाहिए स्टोरी को लिखने का और उसको एंड करने का। दिस हैज टू बी योर मेन मोटिव इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि यार फौज में मैंने कल भी बहुत सारी चीजें बताई हैं सेशंस में, कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव अप्रोच नहीं है ना लाइफ में, तो तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे इतनी सारी चीजें ऐसी हैं कि तुम्हें लोग टेक डाउन करेंगे, तुम्हें एन नंबर ऑफ सिचुएशन फेस करने को मिलेंगी, है ना। वहां पे तुम अगर पॉजिटिव अप्रोच से नई लाइफ को जियोगे, तो तुम सोचते सोचते ही परेशान हो जाओगे कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
बहुत बार ऐसा होता है यार कि अगर तुम्हारे दोस्त कोई दूसरे स्क्वाड्रन में है, सपोज इन एकेडमी, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके स्क्वाड्रन में रगड़ा कम है, मेरे में ज्यादा है, तो यार ऐसे कैसे, है ना? तुम वही सोचते सोचते परेशान रहोगे। मैंने बहुत सारे जैसे अभी सीनियर अफसर से मिला, तो वो भी उनका भी ऐसा ही रहता है। यार हमारे में तो यार क्या बताएं, एसी का दोस्त था, उसको भी 2.5 लाख सैलरी मिल रही है। मैं भी पोस्टेड था तो मुझे 2.5 लाख मिल रही थी दिल्ली में एनएसजी सेंटर पे। मेरा सीईओ डेली रगड़ा देता था, वो मस्त चिल काट रहा था, है ना? इस टाइप के सिचुएशंस होते हैं भाई। तो यही अप्रोच है, तुम्हें इतना कैलकुलेटिव नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस एंड यू ऑलवेज हैव टू एग्जीक्यूट अ पॉजिटिव माइंडसेट, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कोई नहीं यार, अगर फिजिकल चीजें हो रही है मेरे साथ, मतलब इन द सेंस ऑफ कि पीटी अगर ज्यादा है, रगड़ा ज्यादा है, तो इट्स बिल्डिंग अप माई स्टेमिना, या फिर जो भी मेरा माइंडसेट है उसको टफ बना रही है, ठीक है? ऑलवेज कंसिडर द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग विथ यू और इन द स्टोरी, द सिचुएशंस व्हिच आर इन अ प्रोडक्टिव वे, ठीक है? जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, एंड इसके पीछे का रीजन भले मैं अभी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन आगे तो अच्छा ही होगा। ये है तुम्हारा पॉजिटिव अप्रोच या लाइवलीनेस जिसको कहते हैं। बहुत सारे एसएसएस के तुमने सुने होंगे पॉइंट्स। लाइवलीनेस इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर असेसमेंट ऑफ, ठीक है? तो यार देखो, कल मैंने जैसे बताया था कि जो स्टोरी हम लिखते हैं, हम उसको एक फॉर्मेट में लिखते हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ, या फिर मतलब बहुत लोगों से मैंने सुना है कि वो 282 फॉर्मेट। हाँ भाई, पहले एसएसबी क्लियर करो, फिर ट्रेनिंग क्लियर करो, फिर उसके बाद ऑप्शंस मिलेंगे, एसी ज्वाइन करना चाहते हो कि इन्फेंट्री की क्या, है ना? डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस। दिस इज द थिंग कि मतलब तुम्हें माइंड में ये अप्रोच रखना है, ऑलवेज डेयर टू फेस द डेंजर्स, है ना? जो भी करेजियस एटीट्यूड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कभी भी मतलब फौज की कोई भी सिचुएशन हो, पर्टिकुलरली फॉर एसआरटीज, करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। ये चीजें मैं आगे बताऊंगा पर्टिकुलरली, मतलब जब भी एसआरटी का क्लास होगा तो उसमें, कि करेज का कितना बड़ा रोल होता है या करेज कितना मैटर करता है। बाकी करेज स्केल का मैंने वीडियो भी शेयर किया था ग्रुप में, तो वो तुम देख सकते हो। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक की जो है कि तुम 282 रूल को मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, है ना? उसमें क्या है कि जो एक्शंस है तुम्हारे स्टोरी के, वो आते हैं 8 में। यानी कि तुम्हारी स्टोरी में जो एक्शन पार्ट है ना, वो हमेशा मेजोरिटी में होना चाहिए। और जो इंट्रो है वो हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए। तुमने अगर पिक्चर में एक लड़का देखा, तो राम, अ 20-year-old बॉय हु इज अ स्टूडेंट ऑफ XYZ कॉलेज इन अ फर्स्ट ईयर, एंड ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एलोक्यूशन, इंग्लिश एलोक्यूशन या कुछ भी है, या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन इन इस कॉलेज, ठीक है? उसके बाद ही तुम्हारे एक्शन स्टार्ट हो जाने चाहिए, ठीक है? अब एज अ बिगनर तुम्हें नहीं अगर थॉट्स आ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे कि एक्शंस होते क्या हैं? तो पहले तो तुम वही करोगे कि यूट्यूब पे जाके सर्च मारोगे कि कैसे एक्शंस ढूंढे अपनी पीपीटी स्टोरी के लिए। बट आई वुड सजेस्ट यू कि पहले तुम थोड़ा सा सोचो कि अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। मैं मानता हूँ कि तुम्हें 6 7 8 एक्शंस तो नहीं याद आएंगे, बट 2 3 एक्शंस तो आ ही जाएंगे। क्लिक करना जिसको कहते हैं। तो द मेन थिंग इसकी तुम्हें एक्शंस कितना क्लिक कर रहा है। और उसके बाद अगर तुम अटक रहे हो ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि, जो मैं बहुत समय से प्रेफर करता हूँ, मतलब इवन आई एम यूजिंग एआई एट अ वेरी इंटेंसिव स्केल, ठीक है? तो एआई का मतलब अच्छा खासा रोल है मेरी डेली डेली लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोग भी अगर फैसिलिटी मिल रही है फ्री में, तो यूज करो, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई सिचुएशन, मान लो थीम है, ठीक है, सेविंग अ ड्राउनिंग बॉय, एक पिक्चर अगर उसमें तुमने, बहुत ये कॉमन पिक्चर है, अगर कोई बच्चा डूब रहा है पिक्चर में, और तुम्हें जैसे मैंने बताया कि एक्शन हैज टू बी ऑन अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, जिसका रेशियो काफी अच्छा होना चाहिए तुम्हारी स्टोरी में। तो अगर तुमने इंट्रो प्रिसाइजली दे दिया कि नाम है 18-year-old बॉय वेंट टू नियर बाई लेक XYZ लेक, सपोज लेक का नाम कुछ भी है, विद हिज फ्रेंड टू स्पेंड द वीकेंड, एंड ही ऑब्जर्व दैट अ बॉय was drowning out there. So he decided and asked his friend to carry out an immediate action, ठीक है? अब immediate action ये तो इंट्रो हो गया ना, अब आगे क्या कर रहे हो इसमें? तो जो सेट ऑफ एक्शन है, he asked his friend to get the rope, he jumped into the water, he swam across to the boy। ऐसे बहुत सारे सेट ऑफ एक्शंस और डिटेल्ड होंगे। इतना ही नहीं है कि बस तैर के चले गए, फिर तुम क्या कर रहे हो उसके साथ, है ना? आगे चीजें कैसे कैरी आउट होगी, फिर उस लड़के को तुमने कैसे बचाया, हाउ डिड यू रिटर्न बैक विथ हिम ऑन टू द शोर, हाउ यू जस्ट है ना, प्रोवाइडेड बेसिक फर्स्ट एड टू हिम, है ना? उसके बाद कैसे तुम उसके पेरेंट्स को ये कर रहे हो। नहीं, ड्राउनिंग इज अ नेगेटिव वर्ड इन द सेंस कि अगर कोई पिक्चर में डूबता हुआ दिख रहा है, तो उसको क्या सपोज करोगे, क्योंकि नहा रहा है। कुछ कुछ पिक्चर्स में, जैसे इसलिए मैंने टीएटी का बताया, कि तुम्हें इमोशंस काफी एग्जैक्ट दिखते हैं कि कोई, जैसे मैं पिक्चर को शेयर भी कर दूंगा वैसे तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में। वहां पे क्या होता है, ऑब्वियसली दिखता है तुम्हें यार कि मतलब कोई बच्चा डूब रहा है, उसके चेहरे पे वो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला इमोशन आ रहा है, ये मैं डूब रहा हूँ, है ना? वैसा नहीं होता, बचाओ मैं डूब रहा हूँ, इस टाइप का इमोशन होता है, ठीक है? तो वो तुम्हें पिक्चर दिखने से आइडिया लग जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेट ऑफ एक्शंस है, व्हेन यू आर अ बिगनर तो तुम ब्लैंक होते हो, ऑब्वियस ही बात है, मेरे साथ भी होता था। 2 3 सेट ऑफ एक्शंस के बाद तुम होते हो, तो तुम मेटा एआई का यूज करो। व्हाट वुड बी द पॉसिबल एक्शंस व्हेन आई एम राइटिंग अ स्टोरी, सजेस्ट मी 10 सेट ऑफ एक्शंस ऑन द थीम ऑफ सेविंग अ ड्राउनिंग बर्ड, ठीक है?
ये बहुत मतलब कहता है ना कि मैं इस चीज को काफी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड आई सीन कैंडिडेट्स डूइंग गुड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अगर तुम 3 एक्शन खुद से लिखते हो, फिर 4-5 अगर तुम्हें एआई सजेस्ट कर रहा है, ऐसे ही करते तुम डेली अगर 4-5 थीम्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हारे पास यार मतलब 5 दिन में कम से कम 20-25 थीम्स का एक सेट बन जाता है। तुम्हारी एक अच्छी खासी कॉपी भर जाती है, भरने का इन द सेंस की मतलब तुम्हारे नोट्स बन जाते हैं 20-25 पेजेस का, ठीक है। एक्शंस को इस तरीके से रखो जैसे मैंने कल भी बताया, कि जब स्टोरी एंड हो ना, तो किसी को समझने में यही ना लगे कि ये कैसे एंड हो रही है, लगे कि इतने एक्शंस कर दिए तो बचा ही लिया ना। एंड जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सिंसियर एफर्ट द बॉय वाज सेव्ड एंड रिटर्न बैक टू हिज पेरेंट्स। इस टाइप से तुम्हारा कंक्लूजन जो है, अगेन 282 में जो लास्ट का 2 है वो कंक्लूजन प्रिसाइज हो, ठीक। ऐसा नहीं कि तुमने एक ही एक्शन को इन डायरेक्ट फॉर्मेट में दो दो बार लिख दिया, उसको लेंदी वे में डिस्क्राइब किया, बस पेजेस भर दिए, लाइंस भर दिए, एंड लास्ट में तुम उसको जस्टिफाई किए जा रहे हो और प्रिसाइजली तुमने एंड कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्शन से ना प्रॉपर एंड प्रोग्रेसिव वे में होने चाहिए तुम्हारी स्टोरीज में, जो कि तुम मेटा एआई के यूज से कर सकते हो, ठीक है। अभी तो ये 282 फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच इन द सेंस कि अगर कोई मान लो लड़ाई हो रही है पिक्चर में, तो ये नहीं है कि तुम स्टार्ट ही करोगे कि नहीं नहीं वो लोग तो बस किडिंग कर रहे हैं, या फिर कोई नाटक हो रहा है, नुक्कड़ नाटक, नहीं। ये ड्रामा व्रामा का थीम नहीं लेना है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर कोई लड़ाई हो रही है, तो हाउ एज अ सिंसियर पर्सन यू वुड इंटरफेयर, यू विल मीडिएट बिटवीन देम एंड यू विल न्यूट्रलाइज द सिचुएशन, ठीक है। वहां पे तुम्हारी इसी स्पिरिट को चेक किया जा रहा है कि अगर कल को तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली फौज में ऑफिसर का काम क्या है, तुम जो सिविल में देखते हो एचआर एक जो काम करता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है किसी भी कंपनी में, बंदों को संभाल रहा होता है। ऑब्वियस ही बात है, मतलब जो बंदों को संभाल रहा है यार, तो ऑब्वियसली उसका मेनली फोकस तो यही है ना। कोई भी अगर चीजों को हैंडल कर रहा है, कोई भी बंदा का कोई भी कंसर्न हो सकता है, किसी का भी कोई अपना पॉइंट हो सकता है। तो दिस इज दीज आर द थिंग्स व्हाट यू हैव टू फोकस अपॉन, कि तुम्हारे जितने सेट ऑफ एक्शंस होने चाहिए ना, इसीलिए इतने प्रोग्रेसिव वे में होने चाहिए कि तुम अगर 100 बंदों को संभाल रहे हो, 150 बंदों को संभाल रहे हो, डे पर डे, एज योर रैंक एंड योर, जो कहता है ना कि तुम्हारा चार्ज जब इंक्रीज होते जाता है, अथॉरिटी बढ़ते जाती है, तो द नंबर ऑफ मैन यू आर कमांडिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। यू कांट सी अ जनरल विद अ वेपन, बट ही इज कमांडिंग द होल आर्मी। दिस इज द मेन थिंग। तो ये एटीट्यूड तुमको रखना है ना, कि कैसे चीजें एकदम पॉजिटिव वे में कैरी आउट होती रहे। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच रखना है, ऐसा नहीं कि तुम बस उस सिचुएशन। तो अब यार इतना जो मैंने बताया ये बेसिक्स टीएडी को लेके, अगर तुम्हें एक्शन से नहीं मिल रहा है तो तुम मेटा एआई का यूज कर सकते हो। पहले ट्राई करो कि खुद से लिखो, 2A2 फॉर्मेट यूज करो ताकि चीजें काफी प्रिसाइज फॉर्मेट में रहे। स्टोरी 10 से 12 लाइन तक हो तो काफी अच्छी रहेगी, 10 लाइन तक चलेगी, ठीक है, बीट ऑफ टीएटी और पीपीटीटी। अब डाउट्स को एड्रेस करते हैं, ठीक है। जिसके भी जो डाउट्स है पहले रेज हैंड्स करो, उसके बाद मैं एक एक करके सबको चांस दूंगा, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट इट, ठीक है। आकाश पूछो, क्या डाउट है। हाँ, गुड इवनिंग सर, इट्स अक्ष। हाँ पूछो। सर, नरेशन पार्ट में कैसे इम्प्रूव करना है? जैसे फिश मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम एसएसबी में बनता ही बनता है, हम्म। तो अपना पॉइंट उस तक कैसे क्लेरिफाई करें? जैसे अगर फिश मार्केट बन गया तो अंदर से ही लगने लगता है कि अब मैं इनके बीच में कैसे बोलूं वो सब। भाई पहले ना, तो कभी भी सेल्फ डाउट में मत आना। ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस अपॉन व्हाट यू हैव डन, ठीक है। इतना अच्छा प्रैक्टिस करो कि तुम्हें कभी सेल्फ डाउट ना हो। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यार फिश मार्केट क्रिएट हो गया, अब मेरी बात कौन सुन रहा है। तो कल के सेशन में मैंने ये बताया था कि तुम जीटीओ की जीडी में अगर बैठे हो ना, तो तुम थोड़ी देर के लिए सोच भी सकते हो कि यार यहाँ तो भसड़ हो गई, मेरे बात को कौन सुनेगा नहीं सुनेगा। बट उस सिचुएशन में भी मैंने देखा है कि जीटीओ की जीडी में भी ना, जीटीओ जो अगर कोई सॉफ्ट स्पीकिंग बंदा भी है, फिर भी उसके पॉइंट्स को सुनता है, एक्नॉलेज करता है, एंड अगर कोई ग्रुप में फंसा रहा है, तो जैसे लास्ट में उसको भी पॉइंट आउट करता है। आई सीन दिस हैपनिंग आउट देयर। बट पीपीडीटी पे आते हैं, वहां पे यार तुम्हें सुनने के लिए पता है 3-4 एसएसएस बैठे होते हैं। और अगर ग्रुप डिवाइड हो चुका है और फिर तुम्हारे पॉइंट्स अगर तुम जीडी में दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे एसएसआर उसी को देख रहे हैं जो तेज बोल रहा है, वो उसको भी देख रहे हैं जो सॉफ्ट स्पीकिंग पर्सन है, ठीक है। हर अफसर चिल्लाता नहीं है फौज में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सभी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि कैसे लोग अपनी बात आगे रखना है, कैसे तुम्हारे पॉइंट्स कितने पॉजिटिव हैं, तुम्हारे आइडियाज कितने, वो कहते हैं ना कि क्लैरिफाइड एंड फैब्रिकेटेड वे में है। ये तुम्हारा मेजर आइडिया और पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। तुम अपने पॉइंट्स को है ना प्रोग्रेसिव वे रखो, कभी भी किसी पॉइंट्स को रिपीट मत करो जीडी में, है ना। जीडी में कभी भी पॉइंट्स को रिपीट मत करते रहो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यही होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था तीसरी एसएसबी में, जिसमें मैं स्क्रीन आउट हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा सर मुझे नहीं सुन रहा है, मैं एक पॉइंट को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार कर रहा हूँ। अब ऐसी बात है, वो अटेंशन गेनिंग पर्सनैलिटी दिखने लगती है भाई। ये चीजों से बचना है तुम्हें। मैं मानता हूँ कि वो लगता है कि यू आर लेफ्ट आउट इन द ग्रुप, बट समवन इज लिसनिंग टू यू, ठीक है। एंड ट्राई टू मेक योर प्लेस बाय
पुटिंग अप द पॉइंट्स यार, है ना? ऐसा नहीं होता कि लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे अगर तुम बहुत अच्छे पॉइंट दे रहे हो। अगर तुम 4-5 पॉइंट्स दे रहे हो तो 2 तो एक्सेप्ट हो जाएंगे इफ दे आर जेन्युइन ऑन अ जेन्युइन फॉर्मेट, ठीक है? एक्चुअली सर जैसे अभी मैंने 12th अभी किया है, तो आज तक स्टोरीज़ वगैरह लिखी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस से कभी डील भी नहीं किया है, तो स्टोरीज़ अच्छी बन नहीं पा रही हैं, प्रैक्टिस के हम्म। बाद भी पता नहीं। यार इसमें तो मैं तो वही कहूंगा कि जैसे मैंने बताया ना कि पहले तो कुछ स्टोरीज का मतलब जैसे होता है ना कि वही कि इंट्रो को इस फॉर्मेट में रखो, जैसे कोई भी पिक्चर दिखा ना तो पहले उसको ऑब्जर्व करो। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि बस 30 सेकंड दो, बिकॉज इफ यू आर अ बिगनर तो कम से कम 1.5-2 मिनट तो दो उस पे। किसी पिक्चर को देखो, पर्टिकुलरली अगर टीएटी की पिक्चर है, अगर पीछे पेड़ दिख रहे हैं, अगर उसमें कुछ अगर 2-4 लड़के दिख रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन दिख रही है, तो तुम उन चीजों पे फोकस करो, ठीक है? अब 10 लाइन में अगर मुझे स्टोरी लिखनी है तो मैंने बताया कि 2:2 फॉर्मेट, तो 2 लाइन में इंट्रो करना है, तो सपोज कि तुम इफ यू आर अ गर्ल, तो यू सपोज अ मेन कैरेक्टर टू बी अ गर्ल, अगर पिक्चर में विजिबल है तो, ठीक है? उसके बाद तुम क्या करोगे कि उसमें देखोगे कि हाँ ये एक लड़की है एंड इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, ठीक है? तो इस ये सिचुएशन है तो एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है। तो इंटरव्यू इसी तरीके से होगा कि सीमा 18-year-old गर्ल वाज अ स्टूडेंट ऑफ XYZ स्कूल एंड was assigned the task to organize a farewell party for seniors and जो भी इस टाइप का सिचुएशन है ना, इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करके कि जिसमें वो अपने टीम के साथ मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई जाती है चाहे कॉलेज हो या स्कूल में, तो उसमें अपने दोस्तों के साथ आइडिया डिस्कस कर रही होती है, सबको रोल्स बांटती है, फिर उसके इस तरीके से उस सिचुएशन को कैरी आउट करना है। तो जो इंट्रो है वो तो 2 लाइन में हो गया, बट ये जो रोल्स बांटना, ये जो आइडिया डिस्कस करना, ये एक्शन पार्ट में आते हैं, ठीक है? यस सर।